17वीं शताब्दी के दौरान 3 अक्षर वीओसी ने दुनिया के सबसे पहचानने योग्य लोगों का गठन किया। ये आद्याक्षर वेरोनिका या कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। व्यापक रूप से अब तक का सबसे अधिक लाभदायक निगम माना जाता है। 1602 में शुरू हुआ, इसने तेजी से बढ़ते मसाले के बाजार पर कब्जा कर लिया और एशिया और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों का बीड़ा उठाया। लेकिन ऐसी सफलता मानव जीवन में भारी कीमत के साथ आई। जब डच राज्य ने कंपनी बनाई, इसने संगठन को युद्ध छेड़ने, कूटनीति करने की शक्ति प्रदान की और पूरे एशिया में उपनिवेशों को जब्त करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा पैसा बनाने और यूरोपीय साम्राज्यों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए युद्ध करना था। उस समय एशियाई बाजार सबसे बड़ा था और पूरे यूरोप में मसालों की काफी मांग थी। जायफल सबसे कीमती था, लेकिन इसकी खेती केवल इंडोनेशिया के बांदा द्वीपों पर की जाती थी। अगर डच अधिकारी जायफल पर विशेष नियंत्रण हासिल कर सकते थे, तो वे अपने निवेशकों को अमीर बना सकते थे, कंपनी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते थे और अपने विरोधियों को इससे वंचित कर सकते थे। हालांकि, उनकी योजना बैंडेज लोगों को जमा करने पर टिकी हुई थी। ये कुछ कंपनी के अधिकारी थे जैसे क्रूर योन पीटर बेटेकून लगभग 15,000 लोगों को घर सुनिश्चित करने के लिए बड़ी लंबाई में जाने के लिए तैयार थे। बांदा द्वीप अमीर पुरुषों द्वारा नियंत्रित गांव संघों से बना था और अनकाया कहा जाता है, जो विशेषज्ञ व्यापारी थे। उन्होंने सदियों तक जायफल पर अपना आभासी एकाधिकार बरकरार रखा। एशियाई और यूरोपीय व्यापारियों को सबसे अधिक कीमत पर बेच दिया। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 की शुरुआत में पहुंची, इसके अधिकारियों ने नारंगी के एक समूह को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया, जो बदले में सुरक्षा की गारंटी देता था। जायफल पर एकाधिकार के अधिकार के लिए बंदिनी नेताओं ने पहले भी इसी तरह के समझौते किए थे, लेकिन गंभीर परिणामों के बिना उन्हें तोड़ने में सक्षम थे। डच ने एक नए खतरे का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने व्यापार को नियंत्रित करने और तस्करी को रोकने के लिए बल बनाने का प्रयास किया और जोर देकर कहा कि सभी जायफल उन्हें घटिया कीमतों पर बेचा जाए। कई पट्टियों ने मना कर दिया और 1609 में संबंध बिगड़ते रहे। ग्रामीणों के एक समूह ने अगले दशक में एक डच एडमिरल और उसके 40 आदमियों पर घात लगाकर हमला किया और तनाव बढ़ा दिया, क्योंकि संधियों को तोड़ा गया और इस्तीफा दे दिया गया। कंपनी और इसके गवर्नर जनरल योन पीटरसन कून ने नई रणनीतियों पर विचार करना शुरू किया, जिसे एक अधिकारी ने लिखा था कि उसे तर्क पर लाया जाना चाहिए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कून खुद मानते हैं कि 1621 में अपने वरिष्ठों की मंजूरी के बिना युद्ध के बिना कोई व्यापार नहीं हो सकता था। उन्होंने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया और बैंडेज नेताओं को एक और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस बार शर्तों ने एक संप्रभु लोगों के रूप में पट्टियों को मान्यता नहीं दी। वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक विषय थे। जल्द ही डच अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें उनके खिलाफ एक साजिश का पता चला है। कून ने इसका इस्तेमाल प्रतिरोध को खत्म करने के लिए किया था। उन्होंने अपने सैनिकों को पट्टियों पर अत्याचार करने का आदेश दिया। नेताओं ने अगले महीनों में स्वीकारोक्ति निकालने के लिए कंपनी के सैनिकों ने एक क्रूर अभियान चलाया, जिसने आबादी को कई पट्टियों से खत्म कर दिया। भूख से मर गए या गुलाम हो गए और दूर के डच उपनिवेशों में भेज दिए गए। अन्य लोग आत्मसमर्पण करने के बजाय चट्टानों से कूद गए और हजारों लोग भाग गए। पूरे गांवों को खाली कर दिया। कुछ बचे हुए लोग अन्य द्वीपों पर बस गए, जहां उन्होंने पट्टियों, भाषा के अवशेष संरक्षित किए और संस्कृति। जब कंपनी का हिंसक अभियान समाप्त हो गया, तो स्वदेशी आबादी 1000 से भी कम हो गई थी, जिनमें से अधिकांश दास थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीपों को वृक्षारोपण में काट दिया और एक गुलाम कर्मचारियों को आयात किया। ये कई उपायों से था। जायफल पर इस वैश्विक एकाधिकार को हासिल करके नरसंहार का एक कार्य। कंपनी ने अपने आर्थिक विकास को सुपरचार्ज किया, डच स्वर्ण युग में योगदान दिया। हालांकि कून को आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें 20वीं शताब्दी में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में अच्छी तरह से मनाया गया। बांदा हत्याकांड के 400 साल बाद भी कून की मूर्ति को हटाने के लिए बढ़ते दबाव के बावजूद दहशत के शहर में आज भी खड़ी है। कून और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण और लाभ की तलवार के तहत एक बेशकीमती वस्तु ले आए, लेकिन उन्होंने दूसरे समाज को हिंसक रूप से तोड़कर इसे हासिल किया। अफसोस की बात है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफे की रक्षा के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने वाली आखिरी कंपनी नहीं था।